नमस्कार मित्रों, एसएससी अड्डा जीके में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फंडामेंटल इंश्योरेंस की जो हमारी सीरीज चल रही है उसका आज पार्ट 3 हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज जो हमारे क्वेश्चन है एमसीक्यू है वह हिंदी और इंग्लिश दोनों में है, बिलिंगुअल लैंग्वेज में यहाँ पर किए गए हैं। तो आइए स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। बीमा वैध है, तो बीमा किस तरह से वैध है आपको ये बताना है। तो बीमा किस प्रकार से वैध है? जब कोई प्रतिकूल घटना घटित होने की संभावना रहती है। तो क्या होता है? जब कोई प्रतिकूल घटना घटित होने की संभावना होती है तो बीमा को वैध माना जाता है। ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। बीमा तभी वैध है जब कोई प्रतिकूल घटना घटित होने की संभावना होती है। तो यह विस्तार पूर्वक हम आपको यहाँ पर बता रहे हैं। साथ साथ इंश्योरेंस बेनिफिट्स रिप्लेस, बीमा लाभ प्रतिस्थापित करें। तो जो इंश्योरेंस है उसका बेनिफिट है वह किस प्रकार से माना जाता है? तो सभी भौतिक हानियाँ पूर्णतः, ऑल फिजिकल लॉसेस इन फुल, सभी भौतिक हानियाँ या आंशिक रूप से, ऑल फिजिकल लॉसेस या पार्टली, सभी मौद्रिक हानियाँ या पूर्णतः, ऑल मॉनेटरी लॉसेस इन फुल, आर्थिक हानि लेकिन कुछ हद तक, तो द मॉनेटरी लॉसेस बट ओनली टू सम टैक्सेशन। तो क्या रहेगा ऑप्शन इसमें? तो आपका ऑप्शन जो आर्थिक हानि लेकिन कुछ हद तक, तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। बीमा लाभ जो प्रतिस्थापित कैसे होगा? तो वो जो आर्थिक हानि लेकिन कुछ हद तक। देखिए बीमा जो है, जो बीमा लाभ है, जो बीमा का प्रॉफिट रहता है, मौद्रिक घाटे की जो भरपाई करते हैं लेकिन कुछ हद तक। जो मुद्रा का अगर कोई हानि होती है तो उसको क्या करते हैं? कुछ हद तक उसकी भरपाई की जाती है। बीमा लाभ मौद्रिक घाटे की भरपाई करते हैं लेकिन कुछ हद तक। इंश्योरेंस बेनिफिट्स रिप्लेस द मॉनेटरी लॉसेस बट ओनली टू सम एक्सटेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट? आपको बतानी है कि इसमें से जो चार ऑप्शन है कौन सी जो स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। बीमा एक प्रकार का निवेश है। इंश्योरेंस इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट। बीमा एक जुआ के अलावा कुछ नहीं। इंश्योरेंस इज नथिंग बट ए गैम्बल। बीमा जोखिम पुलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण है। इंश्योरेंस इज रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग। या बीमा एक दान है। इंश्योरेंस इज ए चैरिटी। तो इंश्योरेंस आपको पता है कोई चैरिटी तो नहीं है। इंश्योरेंस किस लिए कराया जाता है? आप जीवन बीमा पॉलिसी कराते हैं, ये तो नहीं आपने दान दे दिया वापस आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप इसीलिए कराते हैं कि आपकी ज़रूरत पर वो काम आ सके। इंश्योरेंस इज रिस्क ट्रांसफर थ्रू रिस्क पुलिंग। बीमा जोखिम पुलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण। बीमा जुआ है तो ये भी नहीं है, यानी कि कोई गैम्बल नहीं है। इंश्योरेंस इज ए काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट, कोई आप इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। तो क्या बचा? ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। बीमा जोखिम पुलिंग के माध्यम से जोखिम हस्तांतरण। रिस्क पुलिंग से जो तात्पर्य है तो क्या रहता है इसमें? तो निवेश धारक को जो रिटर्न दिया जाता है, इसमें क्या होता है कि जो आपका पैसा है वह आगे किसी को, मान लीजिए आप आगे जब क्या करते हैं, लोगों के द्वारा निवेश को अन्य लाभदायक उद्यमों में निवेश कर दिया जाता है। जब कोई बीमा कराते हैं वहाँ पे आपका जो पैसा है या तो उसको ब्याज पे दे दिया जाता है या अन्य चीज़ों में लगा दिया जाता है, फिर उससे रिटर्न जुटाया जाता है और वही बीमा पॉलिसी धारकों को वितरित कर दिया जाता है ताकि उन्हें होने वाली किसी हानि की स्थिति में क्षतिपूर्ति की जा सके। बीमा पॉलिसी जब आप कराते हैं तो कोई भी दुर्घटना घटती है तो पॉलिसी के माध्यम से आपको पैसा दिया जाता है। इंश्योरेंस में आपको पता ही है ये सब। तो वट आर द रीज़न फॉर इंक्रीज इन हेल्थ इंश्योरेंस इन इंडिया? भारत में जो आजकल क्या हो रहा है, भारत में जो लोग हैं अब काफ़ी लोग अब बीमा की तरफ ध्यान दे रहे हैं, सभी अपना बीमा कराते हैं, चाहे वह छोटे स्तर पर कराएं या बड़े पर। तो ये ऐसा क्या कारण है? तो भारत में स्वास्थ्य बीमा में वृद्धि की क्या कारण है? स्वास्थ्य चेतना, दीर्घायु में वृद्धि, आय में वृद्धि या सभी। तो जो हेल्थ कॉन्शियस हो गए हैं लोग। दूसरा इंक्रीज्ड जो लॉन्गेविटी है, आय में वृद्धि है, इंक्रीज इन इनकम, लोगों की आय में अब वृद्धि हो चुके थे। सभी कारण हैं यहाँ पर। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। तो स्वास्थ्य बीमा लोगों को चिकित्सा आपात स्थिति के समय बहुत आवश्यक वित्तीय बैकअप प्रदान करता है। साथ ही स्वास्थ्य जोखिम और अनिश्चितताएं जीवन का हिस्सा है। स्वास्थ्य बीमा बीमा धारक को बीमारी या चोट से होने वाले खर्च की प्रतिपूर्ति कर सकता है या देखभाल प्रदाता को सीधे भुगतान कर सकता है। साथ ही बढ़ी हुई आय, स्वास्थ्य जागरूकता, मूल्य उदारीकरण और निजी स्वास्थ्य देखभाल, वित्त पोषण की शुरुआत, ये सब चीज़ें क्या हैं? ये बदलाव ला रही हैं जिसके कारण अब सभी लोग बीमा कराना
चाहते हैं, इसलिए भारत में स्वास्थ्य बीमा में काफ़ी वृद्धि हुई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी ऐसी स्टेटमेंट है यहाँ पर जो इनकरेक्ट है, गलत है, जिसका जो कथन यहाँ पर सही नहीं है। व्यक्ति को संभावित कर बचत के अवसरों को लाभ उठाना चाहिए। वन शुड अवेल पोटेंशियल टैक्स सेविंग अपॉर्चुनिटीज, कर बचत का उद्देश्य करों को कम करना है, ना कि उनसे बचना। पर्पज ऑफ टैक्स सेविंग इज टू मिनिमाइज टैक्सेस एंड नॉट टू अवॉइड देम, कर नियोजन कर कानूनों का अधिकतम लाभ प्राप्त करने में मदद करता है। टैक्स प्लानिंग हेल्प्स टू गेन मैक्सिमम एडवांटेज ऑफ टैक्स लॉज। भारत में टैक्स प्लानिंग गैर कानूनी है, तो टैक्स प्लानिंग इज इलीगल इन इंडिया। तो क्या भारत में टैक्स प्लानिंग है जो इनलीगल, देखिए ऐसे क्या है, यह लीगल तो है और आप ये भी कह सकते हैं कि इलीगल भी है। इलीगल कैसे है, तो अगर आप इसमें कोई भी जो कारण रहता है मेन, इसको इलीगल क्यों बोला गया है कि इलीगल ना है, भारत में टैक्स प्लानिंग गैर कानूनी क्यों माना गया है, इसका रीजन हम आपको बता देते हैं। भारत में टैक्स प्लानिंग गैर कानूनी नहीं है, क्यों, लेकिन ये कब नहीं है, जब अधिकारी हैं जो ऑफिसर्स हैं उनके द्वारा उनकी प्लानिंग के अनुसार अगर आप इसको यूज करते हैं, काम करते हैं, तो यह गैर कानूनी नहीं है। लेकिन अगर आप जो कर का भुगतान है उसको बचने के लिए, अगर आप अपने टैक्स से बचने के लिए कोई अन्य जैसे कि आप संदिग्ध कुछ अगर तकनीकियों का यूज करेंगे, तो यह भारत में गैर कानूनी है, इलीगल है। तो इसलिए भारत में टैक्स प्लानिंग गैर कानूनी है, ऑप्शन डी करेक्ट है। अगर आप टैक्स से बचने के लिए कुछ अन्य प्लान कर रहे हैं तो यहाँ पर यह गैर कानूनी मानी गई है। महिलाओं की बीमा योग्यता किसके द्वारा नियंत्रित होती है? इंश्योरेबिलिटी ऑफ वुमेन इज गवर्नेड बाय, तो जो बीमा की आवश्यकता है किस पर है, तो बीमा जो है नीड ऑफ फॉर इंश्योरेंस, कैपेसिटी ऑफ पे प्रीमियम्स, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। जो महिलाओं की बीमा योग्यता है वह बीमा की आवश्यकता, प्रीमियम भुगतान करने की क्षमता, या दोनों या कोई नहीं। तो देखिए जो महिलाओं के लिए वह बीमा की आवश्यकता भी है और साथ में उनकी भुगतान करने की क्षमता है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। महिलाओं की बीमा योग्यता बीमा की आवश्यकता और प्रीमियम भुगतान करने की क्षमता से नियंत्रित होती है। इस प्रकार बीमा कंपनियां केवल उन लोगों को पूर्ण बीमा देने का निर्णय ले सकती हैं जिन्होंने स्वयं की आय अर्जित की है। तो जो लोग अपना खुद का पैसा कमाते हैं, ज़्यादातर बीमा कंपनियां उन्हीं के लिए बीमा करती है और अन्य श्रेणियों की महिलाओं पर सीमाएं लगा सकती हैं। इसी तरह गर्भवती महिलाओं पर भी कुछ शर्तें लगाई गई हैं, तो अलग अलग कंडीशन में यहाँ पर अलग अलग पॉलिसी के तहत कंडीशंस तैयार की गई हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड्स टू इंश्योरेबल इंटरेस्ट, बीमा योग्य हित के संबंध में निम्न में से कौन सा सही नहीं है? तो आपको बताना है इनमें से कौन सा सही नहीं। पिता अपने बेटे के लिए बीमा पॉलिसी निकाल रहा है, फादर टेकिंग आउट इंश्योरेंस पॉलिसी ऑन हिज सन, पति पत्नी एक दूसरे पर बीमा ले रहे हैं, स्पाउसेस टॉकिंग अबाउट इंश्योरेंस ऑन वन अनदर, दोस्त एक दूसरे पर बीमा ले रहे हैं, फ्रेंड्स टॉकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन वन अदर, नियोक्ता कर्मचारी पर निकाल रहा है, एम्प्लॉयर टेकिंग आउट इंश्योरेंस ऑन एम्प्लॉयज़। तो जो बीमा योग्य हित के संबंध में क्या होता है इसमें, तो देखिए ये तो पिता अपने बेटे के लिए पॉलिसी निकालता है, बिल्कुल सही बातें हैं। पति पत्नी एक दूसरे के लिए भी लेते हैं, नियोक्ता कर्मचारियों के लिए भी ले सकता है, ये जो एम्प्लॉयर है तो वो एम्प्लॉयर्स के लिए ले सकता है। लेकिन क्या दोस्त एक दूसरे पर बीमा लेते हैं, तो ये आपको कमी देखना। तो यहाँ पर पूछा कौन सा सही नहीं है, तो ऑप्शन सी यहाँ पर इनकरेक्ट है। निम्न में से कौन सा विकल्प सही है? स्वास्थ्य कवर के लिए ग्राहक द्वारा भुगतान किए गए प्रीमियम पर आयकर अधिनियम की धारा 80C के तहत आयकर कटौती का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य कवर के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत आयकर छूट अर्जित करता है। स्वास्थ्य कवर के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम के किसी भी प्रावधान के तहत कर लाभ के लिए योग्य नहीं है। स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी में बीमा राशि की कोई ऊपरी सीमा नहीं है। तो क्या है इसमें से अब चारों में से ऑप्शन, आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर बताना है। तो इसका ऑप्शन आपका रहेगा बी, ठीक है यहाँ पर।
स्वास्थ्य कवर के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम आयकर अधिनियम की धारा 80D के तहत आयकर छूट अर्जित करता है। प्रीमियम पेड टुवर्ड्स हेल्थ कवर अर्न्स इनकम टैक्स रिबेट अंडर सेक्शन 80D ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। आयकर अधिनियम की धारा जो 80D है उससे छूट से संबंधित है। धारा 80D के तहत स्वास्थ्य बीमा से कर लाभ स्वयं पति पत्नी आश्रित बच्चों या माता पिता के लिए भुगतान किया गया। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम 25,000 रुपये तक कर कटौती के लिए पात्र रहता है। यह सीमा पिछले साल से जो है 15,000 रुपये से बढ़ाकर 25,000 कर दिए। तो कुछ पहले क्या थी, 15,000 थी, बाद में इसको बढ़ाकर 25,000 कर दिया गया है। स्टेट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट ऑफ द फॉलोइंग वंस। निम्न में से गलत कथन बताइए। तो आपके सामने जो 4 कथन हैं, 4 जो ऑप्शन है, इनमें से आपको गलत बताना है। बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में MRP के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक से इसका भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। कीमैन लाइफ पॉलिसी कीमैन के काम से अनुपस्थिति के बाद काम रुकने के कारण हुए नुकसान की भरपाई कर सकती है। कीमैन लाइफ पॉलिसी की आय को खोए हुए व्यवसाय से होने वाली आय के विरुद्ध समायोजित किया जा सकता है। कीमैन मुनाफे की सुरक्षा के लिए मुआवजा प्रदान कर सकता है। तो जो यहाँ पर कथन है, बैंक ऋण के लिए जो आपका प्रीमियम फॉर एन MRP एज ए जो रहता है, उसके लिए बैंक लोन नीड नॉट टू बी पेड एज द बैंक इज एक्सेप्टेड टू पे द सेम। तो बैंक ऋण के लिए संपार्श्विक के रूप में MRP के लिए प्रीमियम का भुगतान करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बैंक से इसका भुगतान करने की अपेक्षा की जाती है। तो यह बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। ऑप्शन ए। कीमैन बीमा किसी व्यवसाय को उसके मूल्यवान संपत्तियों के नुकसान से उबरने में मदद करता है। तो जो यह क्या है, मदद करता है, वे व्यक्ति जो इसे चलाते हैं या इसके स्वामी हैं। कई कंपनियों की सफलता के लिए व्यक्तिगत प्रतिभाएं महत्वपूर्ण होती हैं, और कर्मचारी भी निवेशकों द्वारा संस्थाओं के मूल्यांकन में एक महत्वपूर्ण कारक बनते हैं, काम करने वाले होते हैं, क्योंकि प्रत्येक व्यवसाय में कम से कम बहुत मूल्यवान कर्मचारी होते हैं जो कंपनी के संचालन और विकास में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। तो आपको पता है, जब भी कोई कंपनी चलाई जाती है तो उसमें जो लोग होते हैं बड़े प्रतिभाशाली होते हैं, लेकिन अगर कर्मचारी सही से काम नहीं करेंगे तो कंपनी कैसे चलेगी। तो कंपनी का जो संचालन होता है वह कर्मचारी और जो मतलब मालिक और कर्मचारी के मेलजोल के द्वारा ही यह काम अच्छे से चलते हैं। आपके जीवन बीमा के लिए कि आपके द्वारा भुगतान किया गया प्रीमियम है, आपके जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया डैश प्रीमियम है, आपकी मृत्यु की स्थिति में डैश लाभार्थी को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा होता है। तो कैसा होता है ये, तो यह रहता है आपके जो जीवन है, तो ये आपका रहेगा हायर, यानी कि आपके जीवन बीमा के लिए आपके द्वारा भुगतान किया गया उच्चतर प्रीमियम है, आपकी मृत्यु की स्थिति में उच्चतर लाभार्थी को भुगतान किया जाने वाला मुआवजा होता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है। जीवन बीमा के लिए भुगतान किया गया प्रीमियम जितना अधिक होगा, आपकी मृत्यु की स्थिति में लाभार्थी को उतना अधिक मुआवजा दिया जाता है। तो देखिए, जब आपको पता है, जब जीवन पॉलिसी आप लेते हैं, बीमा आप कोई कराते हैं, तो आपका रखा जाता है, कोई 1 लाख का कराता है, कोई 5 का, कोई हज़ारों में, कोई करोड़ों में, तो सबकी अपनी रहती हैं। लेकिन इसमें क्या रहता है, अगर जीवन बीमा कराते वक्त आप जितना ज़्यादा भुगतान करते हैं, जीवन पॉलिसी जो आप लेते हैं जितनी ज़्यादा महंगी लेते हैं, तो अगर कोई आपका कारण हो जाता है, अचानक आपकी मृत्यु कुछ है, तो जो आपका लाभार्थी है जिसको वो लाभ मिलना है, तो उसको उतना ही ज़्यादा वहाँ पर मुआवजा मिलता है। पॉलिसी के तहत नामांकन कौन कर सकता है? हु कैन डू ए नॉमिनेशन अंडर द पॉलिसी। तो पॉलिसी के तहत अगर आपको किसी को जो नॉमिनी बनाते हैं तो कौन कर सकता है, नामांकन कौन कर सकता है? समूह निदेशक, संपत्ति भागी, जीवन बीमाकृत या नामांकित। तो ऑप्शन आपको पता है, लाइफ जो इंश्योर्ड है, जिसकी लाइफ का इंश्योरेंस हो रखा है, तो पॉलिसी का नामांकन तो वही करेगा ना। तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट रहेगा, यानी कि बीमित व्यक्ति पॉलिसी के तहत नामांकन कर सकता है, यानी कि जिस व्यक्ति ने अपना बीमा कराया है वही किसी का नामांकन कर सकता है। तो नामांकन क्या है? तो नामांकन एक ऐसी प्रक्रिया रहती है जो पॉलिसी धारक अगर मृत्यु के दावे में जो मामला रहता है,
पॉलिसी लाभ प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को नियुक्त करता है। तो नॉमिनी का मतलब क्या होता है? नॉमिनेशन जो किया जाता है, नामांकन इसलिए किया जाता है अगर किसी कारण से कोई दुर्घटना बीमा कराने वाले व्यक्ति के साथ घटित हो गई, मान लीजिए उसकी कोई मृत्यु वगैरह कुछ हो जाती है, तो जो नॉमिनी रहेगा उसको वह राशि वगैरह मिलती है, मुआवजा मिल जाता है। लेकिन करा कौन सकता है इसको नामांकन? तो जो जिस व्यक्ति का बीमा होता है, जीवन बीमाकृत व्यक्ति ही आप नामांकन करा सकता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। समुन्देशित दूसरा डैश कर सकता है लेकिन डैश नहीं कर सकता। कौन कर सकता है? तो ऐसे एनी कैन डू अनदर डैश बट कैन नॉट डू। तो आपको क्या है, जो समुन्देशित दूसरा का डैश कर सकता है लेकिन नहीं कर सकता है, तो ऐसा क्या है? ऑप्शन बताएं। तो असाइनमेंट और नामांकन। तो समुन्देशित दूसरा असाइनमेंट तो कर सकता है लेकिन नामांकन नहीं कर सकता। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट सकते। निम्न में से किस प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है? विच टाइप ऑफ अल्टरनेशन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड। तो कौन सा ऐसा है जिसमें आप परिवर्तन नहीं कर सकते? बीमा राशि में कमी, प्रीमियम भुगतान के तरीके में बदलाव, नाम में सुधार या जोखिम में वृद्धि। तो ऐसा क्या है जो आप इनमें से नहीं कर सकते हैं? किस प्रकार में के उसमें परिवर्तन की आपको अनुमति नहीं है? तो जो इसमें रहेगा आपका रिडक्शन इन सम एसेट, चेंज इन मोड ऑफ प्रीमियम, करेक्शन इन नेम, इंक्रीज इन रिस्क। तो ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट है। जोखिम में वृद्धि है, इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते। इंक्रीज इन रिस्क जो रहता है इसमें आप कोई बदलाव नहीं कर सकते हैं, कोई भी चेंज इसमें आप नहीं कर सकते। ऑप्शन 13 क्वेश्चन का रहेगा आपका डी। जोखिम प्रकार के परिवर्तनों में वृद्धि की अनुमति नहीं है। इंक्रीज इन रिस्क टाइप ऑफ अल्टरनेशन इज नॉट परमिटेड। विच टाइप ऑफ अल्टरनेशन अमंगस्ट द फॉलोइंग इज नॉट परमिटेड। निम्न में से किस प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है? कार्यकाल का विस्तार, एक्सटेंशन ऑफ टर्म, लाभ सहित से बिना लाभ में परिवर्तन, चेंज फ्रॉम विद प्रॉफिट टू विदाउट प्रॉफिट, परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप प्रीमियम कम हो जाता है, अल्टरनेशन विच रिजल्ट इन लोअरिंग द प्रीमियम, या ऑल ऑफ द अबाव। तो क्या रहेगा इसमें? तो ऑप्शन डी। ऑप्शन डी है। तो इसमें किसी भी प्रकार के परिवर्तन की अनुमति नहीं है। ऑप्शन डी करेक्ट है। अवधि का विस्तार, लाभ से रहित में परिवर्तन और परिवर्तन जिसके परिणाम स्वरूप प्रीमियम कम हो जाता है, सभी में परिवर्तनों की अनुमति नहीं होती है। एक्सटेंशन ऑफ टर्म, चेंज फ्रॉम विच प्रॉफिट टू विदाउट प्रॉफिट एंड अल्टरनेशन विच रिजल्ट इन लोअरिंग द प्रीमियम, ऑल ऑफ द अबव अल्टरनेशन आर नॉट परमिटेड। एंटी सिलेक्शन मीन्स, चयन विरोधी विरोधी का अर्थ बताइए। चयन विरोधी का अर्थ बताइए, क्या अर्थ रहता है? एंटी सिलेक्शन मीन्स नुकसान की उम्मीद करने वाला लोगों की उत्सुकता से बीमा लेने की प्रवृत्ति जिससे बीमाकर्ता को नुकसान हो। टेंडेंसी ऑफ पीपल हु एक्सेप्ट लॉस टू टेक इंश्योरेंस इगरली लीडिंग टू लॉस टू द इंश्योर्स, लोगों में कम राशि का बीमा कराने की प्रवृत्ति। टेंडेंसी ऑफ पीपल टू गो फॉर स्मॉल अमाउंट ऑफ इंश्योरेंस, अच्छे स्वास्थ्य वाले लोगों में बीमा कराने की प्रवृत्ति होती है। टेंडेंसी ऑफ पीपल हु हैव गुड हेल्थ टू गो फॉर इंश्योरेंस, बीमा खरीदने में गहरी दिलचस्पी न दिखाना। नॉन एविंसिंग किन इंटरेस्टिंग इन बाइंग एन इंश्योरेंस। तो ऑप्शन कौन सा आप है बताएंगे? तो चयन विरोधी का अर्थ क्या है, आप क्या मानते हैं यहाँ पे एंटी सिलेक्शन मीन से? तो नुकसान की उम्मीद करने वाले लोगों की उत्सुकता से बीमा लेने की प्रवृत्ति जिसे बीमाकर्ता को नुकसान होता है। तो कौन सा रहेगा इसके लिए? ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट है।
विरोधी चयन का अर्थ है उन लोगों की प्रवृत्ति जो नुकसान की उम्मीद करते हैं और उत्साह से बीमा लेते हैं जिससे बीमाकर्ता को नुकसान होता है। विरोधी चयन उन लोगों की प्रवृत्ति है जिन्हें संदेह है या पता है कि उन्हें नुकसान होने की संभावना अधिक है। वे उत्सुकता से बीमा की तलाश करते हैं और इस प्रक्रिया में लाभ जो है प्रॉफिट है कमाते हैं। यदि किसी जीवन में प्रत्याशित मृत्यु दर मानक जीवन से काफ़ी कम है और उस पर कम प्रीमियम लगाया जा सकता है तो वह जीवन है। तो किस प्रकार का जीवन आप उसको मानते हैं? इफ़ ए लाइफ In a life, anticipated mortality signification lower than standard lives and could be charged lower premium the life is. तो किस तरह का जो यदि किसी जीवन में प्रत्याशित मृत्यु दर मानक जीवन से काफ़ी कम है और उस पर कम प्रीमियम लगाया जाता है तो वह जीवन किस प्रकार का आप इसको मानते हैं? मानक जीवन, स्टैंडर्ड लाइफ, निम्न मानक जीवन, सब स्टैंडर्ड लाइफ, जोखिम घट गया, डिक्लाइंड रिस्क, पसंदीदा जोखिम, प्रेफर्ड रिस्क। तो ऑप्शन आपका डी यहाँ पर करेक्ट है। यदि किसी जीवन में प्रत्याशित मृत्यु दर मानक जीवन की तुलना में अगर कम रहती है तो प्रीमियम वहाँ पर कम लगाया जाता है। जीवन एक पसंदीदा जोखिम होता है। पसंदीदा जोखिम वह पॉलिसी धारक है जिसके दावे दायर करने की संभावना काफ़ी कम रहती है। व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ अंडर राइटिंग? हामीदारी की दो विधियाँ क्या है? प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, स्वीकार करें या अस्वीकार करें, एक्सेप्ट और डिक्लाइन, निर्णय एवं संख्यात्मक, जजमेंट एंड न्यूमेरिकल, ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड तरीके यानी कि ओपन एंडेड एंड क्लोज एंडेड मेथड्स। तो आप ये किस प्रकार के यहाँ पर हामीदारों की दो विधियाँ हैं तो वह कौन सी हैं यहाँ पर? व्हाट आर द टू मेथड्स ऑफ अंडर राइटिंग आपको बताना है। तो वह है आपका जजमेंट एंड न्यूमेरिकल, ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट है। जजमेंट और न्यूमेरिकल अंडर राइटिंग की दो विधियाँ हैं। निर्णय विधि, इस विधि के अंतर्गत आप व्यक्ति परक निर्णय का प्रयोग किया जाता है और संख्यात्मक विधि जो रहती है न्यूमेरिकल, इस विधि के तहत हामीदारी तथा सभी नकारात्मक या प्रतिकूल कारकों के लिए सकारात्मक रेटिंग अंक प्रदान की जाती है। द मेडिकल ओपिनियन कुड बी टेकन फ्रॉम, चिकित्सीय राय यहाँ से ली जा सकती है। तो जो चिकित्सीय राय है, मेडिकल जो ओपिनियन है वो कहाँ से लिया जाता है? एनी डॉक्टर के, किसी भी डॉक्टर से, मेडिकल रेफरी, चिकित्सा सलाहकार, मेडिकल कंसल्टेंट, चिकित्सा अधिकारी, मेडिकल। तो आप क्या करेंगे? चिकित्सा राय कहाँ से ली जाती है? तो ये हमेशा जो आपको कहते हैं मेडिकल रेफरेंस किया गया है तो आप मेडिकल रेफरी यहाँ पर याद रखेंगे, ऑप्शन बी करेक्ट है। मेडिकल राय मेडिकल रेफरी से ली जा सकती है। मेडिकल रेफरी की भूमिका मृत्यु की ओर ले जाने वाली परिस्थितियों पर विशिष्ट जानकारी की जांच करना है। तो क्या विशिष्ट जानकारी की वो अच्छे से जांच निकालते हैं कि मृत्यु का कारण क्या था, किस रीजन से क्या हुआ है। व्हाट इज लेनिन? ग्रहणाधिकार क्या होता है? एक हामीदारी निर्णय जहां बढ़ा हुआ मृत्यु लाभदेय होगा, एक हामीदारी निर्णय जहां घटी हुई मृत्यु लाभदेय होगा, एक ऐसा निर्णय जो मृत्यु लाभ में परिवर्तन नहीं कराता या कोई नहीं। तो ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट है। ग्रहणाधिकार संपत्ति के मालिक द्वारा कानून द्वारा या अन्यथा किसी लेनदार द्वारा अर्जित किया गया कानूनी अधिकार रहता है। क्या रहता है? ये कानूनी लीगल अधिकार होता है। ग्रहणाधिकार का एक अंतर्निहित दायित्व की गारंटी देने का कार्य करता है, जैसे कि ऋण का पुनर्भुगतान। अगर आपने कोई लोन आदि लिया तो आप उसका पुनर्भुगतान करेंगे। यदि अंतर्निहित दायित्व संतुष्ट नहीं है तो ऋणदाता उस परिसंपत्ति को जब्त करने में सक्षम हो जाता है जो ग्रहणाधिकार का विषय है। ग्रहणाधिकार एक हामीदारी निर्णय है जहां घटी हुई मृत्यु लाभ दे होगा। आपने देखा होगा कई बार लोन आदि ले लिया जाता है और अगर उस इंसान की मृत्यु या कुछ हो जाता है, मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है, कार है, मकान है, उसने लिया है, लेकिन किसी कारणवश वह उसको वापस नहीं कर पाता है, पैसे को ऋण वापस नहीं कर पाता है, तो जो हामीदारी ये निर्णय ले सकता है कि वो उस प्रॉपर्टी को क्या करता है, आपने देखा ना, नीलाम करवा दिया है, बेच दिया, इस तरह के कार्य वो कर सकता है। तो एक हामीदारी निर्णय जहाँ घटी हुई मृत्यु लाभदेय होगा तो वह ग्रहण कर सकता है। नॉन मेडिकल के तहत अंडर राइटिंग द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मामले की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ केसेस विच गेट्स एक्सेप्टेड बाय द अंडर राइटिंग अंडर नॉन मेडिकल आर। तो वेरी स्मॉल यानी कि कितने हैं? ज़्यादा है, वेरी स्मॉल है, बहुत छोटे सी संख्या है, छोटा है और भी संख्या छोटी है, बड़ा है, काफ़ी बड़ा है, या महत्वपूर्ण नहीं है, नॉट सिग्निफिकेंट। तो कौन सा है जो इसके अंदर आपको बताना है?
क्या रहेगा, नॉन मेडिकल के तहत अंडर राइटिंग द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मामलों की संख्या है, कैसी है, कम है, ज़्यादा है, या बहुत बड़े, मतलब बहुत ज़्यादा बड़े उस पर है, पैमाने पर है, या छोटे पैमाने पर है, या बहुत छोटे से पैमाने पर, या कोई ज़्यादा इसकी महत्वपूर्ण नहीं है। तो ऑप्शन सी बड़ा, लार्ज। नॉन मेडिकल के तहत अंडर राइटिंग द्वारा स्वीकार किए जाने वाले मामलों की संख्या काफ़ी बड़े पैमाने पर है। नंबर ऑफ केसेस विच गेट्स एक्सेप्टेड बाय द अंडर राइटिंग अंडर नॉन मेडिकल आर लार्ज। बड़ी संख्या में मामले नॉन मेडिकल के तहत अंडर राइटिंग द्वारा स्वीकार किए जाते हैं। तो यह थे आज के लिए क्वेश्चन। आपको हमारी कैसी लगी सीरीज? अच्छी लगी है तो चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। साथ ही अगर आपको PDF की आवश्यकता रहे तो आप टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन करें और वहाँ पे मैसेज कर सकते हैं। आपकी सहायता